ओके, इसके पहले हम लोग एक क्लास कर लिए थे कोड ऑन वेजेस का। उसके अंदर हम लोग क्या कंप्लीट किए थे बताइए तो? बोनस से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को। एम आई क्लियर विद दिस? तो हम लोग ने क्या सीखा था पहला क्लास में कि जो कोड ऑन वेजेस है वो बेसिकली कितने एक्ट को रिप्लेस करता है? 4 तरह के एक्ट को: बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड इक्वल एंड रेमुनरेशन एक्ट। हम लोग ने ये वाला हिस्सा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। जो दिया हुआ है कोड ऑन वेजेस में किस सेक्शन में बताइए? सेक्शन 26 के थ्रू, जहाँ पे हम लोग ने सेट ऑफ सेट ऑन वाले सारे प्रोविजंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एक नया वेजेस से रिलेटेड लॉ का, जो कि कहा जाता है, क्या नाम से बताइए? मिनिमम वेजेस। एम आई क्लियर विद दिस? मैं पहले ही क्लास में बता दिया था कि बोनस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार हमारे पेपर के लिए। इस बार जो हमारा पेपर गया नए सिलेबस का, उसमें यही आ गया था पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है ना, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग ऑफ वेजेस। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग ऑफ वेजेस, ये पूरा का पूरा उठ के आ गया था इसी बार। तो इस बार हम लोग के लिए वेजेस एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, मतलब बोनस एक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोनस से रिलेटेड लॉ। डन है? तो इधर देखिए, तो हम लोग इससे रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे जो हम लोग को हेल्प करेगा किससे रिलेटेड लॉ को समझने के लिए बताइए? मिनिमम वेजेस से रिलेटेड। अब सबसे पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है कि कितना रुपया मिनिमम लेबर लोग को मिलना चाहिए। एंड ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग कोई मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर सकते कितना देना चाहिए, बिकॉज हर सिटी में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लेबर रहते हैं, और अलग अलग तरह के लेबर लोग के लिए अलग अलग वेजेस लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है ये हम लोग फिक्स कैसे करते हैं? नॉर्मली जो भी मिनिमम वेजेस फिक्स्ड होता है वो कंसिडर करते हैं हम लोग चार चीज़ को कंसिडर करके हम लोग मिनिमम वेजेस फिक्स करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर दिस 4 थिंग्स? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग कि लेबर जहाँ रह रहा है उसका वहाँ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है। हो सकता है कोलकाता के लेबर का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग हो, बैंगलोर के रहने के कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग हो, तो उस पर्टिकुलर जगह को फिक्स करने के लिए मिनिमम वेजेस हम लोग उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक कर सकते हैं। नंबर 2, उसका इकोनॉमिक कंडीशंस। थर्ड, नेचर ऑफ वर्क, जो वो करने वाला है और क्या कंडीशन है काम करने का, ठीक है। क्या काम करने वाला और क्या कंडीशन है काम करने का वो भी हम लोग चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हम अगर कोई अंडरग्राउंड में काम करने वाले हैं तो ऑब्वियस अब बात है कि एक कंडीशन डिफरेंटली जो अप ग्राउंड में वर्क करेगा, ऊपर वर्क करेगा, और जो अंडरग्राउंड वर्क करेगा, तुम ही बताओ वेजेस किसको ज़्यादा मिलना चाहिए? अंडरग्राउंड वर्कर्स लोग को ज़्यादा मिलना चाहिए, उनका मिनिमम वेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द वर्कर हु इज़ वर्किंग ऑन द ग्राउंड। समझ आ रहा है? तो अगर हम लोग कोई वेज फिक्स करना चाहते हैं तो वेज फिक्स करने से पहले हम लोग 4 चीज़ कंसिडर करेंगे। बताइए क्या क्या? नंबर 1 हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या बताइए? बोलिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग। नंबर 2 क्या कंसिडर करेंगे? इकोनॉमिक कंडीशंस। नंबर 3 नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, एंड नंबर 4 कंडीशन ऑफ वर्क। ये डिसाइड करने के बाद ही हम लोग किसी के वेजेस को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है वेजेस को फिक्स करने का, ये दिया हुआ है सेक्शन 8 में, ठीक है। व्हाट आर द प्रोसीजर? सबसे पहले जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप लेबर लॉ पढ़ते हैं, लेबर लॉ से रिलेटेड लॉ बनाता है बोथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो उस समय गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट मिनी कमिटी टू हेल्ड इंक्वायरी एंड रिकमेंड सच फिक्सेशन ऑफ रिविजन ऑफ वेजेस। बोल रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटी बना सकता है, ठीक है। अब कमिटी जो भी वो बनाएगा, वो कमिटी का काम क्या रहेगा? इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑफ व्हाट? वेजेस, ठीक है। कमिटी बन के होगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, प्रोसीजर हुआ फिक्स करने का। नंबर 1 फिक्सेशन मेथड हुआ कमिटी मेथड। नंबर 1 क्या हुआ बताइए? कमिटी मेथड। नंबर 2 क्या हुआ बोलिए? नोटिफिकेशन मेथड।
दो प्रोसीजर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दो प्रोसीजर से वेजेस को फिक्स कर सकता है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है बताइए, कमिटी मेथड। दूसरा मेथड क्या है बताइए, नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में क्या होता है, गवर्नमेंट कमिटीज बनाता है, कमिटी आगे बढ़कर वेजेस को फिक्स करता है। नोटिफिकेशन में क्या होता है, ये देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है, प्रपोजल रख देता है, पर्सन हु इज लाइकली टू गेट अफेक्टेड गिविंग द मिनिमम 2 months फॉर रिप्रेजेंटेशन बाई देम। बोलने का मतलब है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक वेज फिक्स करता है और उसको नोटिफाई करता है। उन लोगों को जो लोग उससे अफेक्ट होने वाले हैं वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि वो ये वेज के लिए अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, दो मेथड है, बताइए क्या क्या, कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। कमिटी मेथड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कौन अपॉइंट करता है, कमिटी, वो लोग डिसाइड करता है। ठीक है, नोटिफिकेशन मेथड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक वेज लाता है, उसको नोटिफाई करता है, मतलब पब्लिक नोटिस देता है, और पब्लिक लोग से क्या मांगता है, रिप्रेजेंटेशन, कि हम इतना वेजेस रख रहे हैं, आप लोग अग्री करते हैं क्या। पब्लिक मतलब वो पब्लिक जो लोग इस वेजेस से क्या होने वाले, अफेक्ट होने वाले हैं। अब देखो, जो वो कमिटी बनाता है, कमिटी के अंदर कौन रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वल इन नंबर। कुछ ऐसे लोग जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे लोग जो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये लोग जो भी कमेटी बनाएंगे, यहाँ पे जो भी कमेटी बनाएंगे, ये सारे कमिटीज़ में मेथड ही फिक्स होगा। इधर देखिए, सबसे पहले 1, ध्यान से समझिए, 1 या 2, दो आपको जो रखना है, फिक्स करना है, रख लीजिए। ठीक है, आइदर कमिटी बनाइए या फिर नोटिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन एक ही आने का चांसेस है, अगर वापस रिपीट हुआ तो आएगा क्या बताइए, प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस। रिपीट हुआ तो, नहीं रिपीट हुआ तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इस बार ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 3 क्या बताता है, देखिए नंबर 3 बोलता है, जो भी, जैसे आप कमेटी अपॉइंट किए, ठीक है, तो कमेटी वाला लोग अपना क्या देगा, रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, और जो भी रिकमेंडेशन दिया है 2 मंथ के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगा और फिक्स कर देगा वेजेस। ठीक है, और वो जो भी फिक्स करेगा वो फोर्स में आ जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months। मैं समझा देता हूँ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग, कितना साल बताइए, 5 साल। भाई आज वेज फिक्स किए और भूल गए, 5 साल में क्या करना पड़ेगा, वेजेस को रिवाइज करना पड़ेगा। आज का मिनिमम वेजेस 5 साल बाद मिनिमम नहीं रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस। हर चीज़ का दाम क्या होता है, बढ़ता है। अब बोलने का मतलब एकदम सिंपल सा ये है कि अगर कोई व्यक्ति मिनिमम वेजेस फिक्स करना चाहता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमेटी अपॉइंट करेगा, और वो कमेटी क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा और रिकमेंडेशन देगा वेजेस से रिलेटेड। किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। नहीं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, प्रपोजल टू द पर्सन हु इज़ लाइकली टू गेट अफेक्टेड विद द मिनिमम 2 months फॉर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय देम। अब क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन ला सकता है। ये देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का 2 मेथड है, एक क्या है बताओ, कमिटी मेथड, और दूसरा क्या है, नोटिफिकेशन मेथड। ठीक है, कमिटी मेथड के थ्रू वो कमिटी बना सकता है। इस कमिटी का काम क्या रहेगा बोलो, इंक्वायरी करना और रिप्रेजेंटेशन देना, यानी कि रिकमेंडेशन देना। ठीक है, ये रिकमेंडेशन किसको देगा बोलो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। डन। नोटिफिकेशन मेथड में मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट फिक्स कर चुका है, वो बस नोटिफाई करता है, पब्लिश करता है नोटिफिकेशन, ताकि जो पब्लिक अफेक्ट होने वाला है इस वेजेस से वो लोग क्या करें, उस पर रिप्लाई। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग रिप्लाई करेगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू वो चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अब कमिटी मेथड में जाओगे तो रिकमेंडेशन देगा। अब रिकमेंडेशन देने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करेगा, कितना महीना में,
और जो भी वेजेस कमिटी फिक्स किया है वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू फिक्स कर देगा, ठीक है। नोटिफिकेशन से 3 महीना के अंदर वो वैलिड हो जाएगा। अगर वेजेस को हमेशा 5-5 साल में क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आज का रखा हुआ मिनिमम वेजेस 5 साल बाद मिनिमम वेजेस नहीं कहलाएगा, और चेंज करने के लिए वो कंसिडर करेगा किसको, एडवाइजरी बोर्ड को अंडर सेक्शन 42। एम आई क्लियर विद दिस? मैं इसको लिखाता हूँ, उससे पहले ये देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम वेजेस फॉर टाइम वर्क एंड पीस वर्क। 2 तरह के वर्क के लिए फिक्स करता है, कितना टाइम वर्क करोगे और कितना माल बनाओगे, ठीक है। वेज पीरियड फिक्स हो सकता है आइदर आवरली, डे या फिर मंथ, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ना फिक्स कर देता है फ्लोर पेज फॉर डिफरेंशियल ज्योग्राफिकल एरिया। बोलने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फ्लोर वेज फिक्स कर देता है, उसके नीचे तुम वेजेस को मिनिमम वेजेस उसके नीचे नहीं होना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए। समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? एक फ्लोर वेज 200 रुपया, 200 रुपये स्टार्टिंग ऑफ वेजेस है, तुम 200 के नीचे मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर सकते, नहीं तो तुम लोग के हाल में दिया तुम लोग कुछ भी मिनिमम वेजेस फिक्स कर देगा। समझ आ रहा है? बिफोर फिक्सेशन ऑफ फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करता, बताइए? एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट से। ऑब्वियस सा बात है, हर स्टेट का अलग अलग रूल है, ठीक है। अब मान के चल अपना जो स्टेट है, अपने स्टेट के लेबर लोग 50 रुपये में भी खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब दिल्ली वैली के साइड के लेबर 50 रुपये का तो खाना नहीं खा पाएंगे, आपको प्रॉपरली दाल चावल सब्जी वब्जी नहीं मिलेगा। यहाँ में तो अभी भैया 30 रुपये में तुमको दाल चावल सब्जी मिल रहा है, ठीक है, वहाँ नहीं मिलेगा। अब देखो 4th नंबर मिसलेनियस क्या बोल रहा है, appropriate government will fix number of working hour for normal working day along with specified interval. It shall provide for a day rest in every period of 7 days. It shall provide for the payment of work in case of overtime. बहुत सिंपल सा चीज़ बोला है कि कितना घंटा काम करना है ये भी गवर्नमेंट फिक्स करेगा, ठीक है, और रेस्ट कब लेना है ये भी गवर्नमेंट फिक्स करेगा, और ओवर टाइम में पैसा मिलेगा ये भी गवर्नमेंट फिक्स करेगा। ऑब्वियस सा बात है, ये अगर हम सब काम करेंगे तो हमको फिक्स होगा, ठीक है। तो आपका मिनिमम वेजेस कंप्लीट होता है। मैं आपको थ्रू योर बुक दिखा देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें और उस चीज़ से आगे बढ़े। ये देखिए, ये रहा सेक्शन 7, ठीक है। ये बताता है कि क्या कंसिडर करके हम लोग वेजेस फिक्स करेंगे। तो देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंसेस, ठीक है। देखिए, इसका लैंग्वेज बहुत टफ है और समझ नहीं आएगा। एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 may consist of basic rate of wages and an allowances at rate to be adjusted at such interval in such manner as the appropriate government may direct। बोलने का मतलब है कि आपको हम फिक्स करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलावेंसेस, ठीक है। ये सब कुछ जो यहाँ लिखा है इसको मैंने कट करके आपको बहुत प्रॉपर वे में ये दिखाया कि मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कंडीशन फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। डन है? अच्छा, ये देखिए, प्रोसीजर हैज़ बिन गिवन अंडर सेक्शन क्या 8, ठीक है। तो देखिए कैसे फिक्स होगा, कैसे फिक्स होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा मेनी कमिटी एज इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या फिक्स कर सकता है बताइए, इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिंग एम्प्लॉयर, ये रिकमेंडेशन दे सकता है कमिटी अपॉइंटेड इन द ये, और उसको बोलेगा फिक्स कर देने एज में बी फिक्स्ड। यहाँ पे भी लिखा हुआ टाइम वर्क, फॉर वर्क, बाय आवर, बाय डे, बाय मंथ, उस हिसाब से फिक्स करने, ठीक है। ये बहुत ही हैपजट वे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रॉपर वे में फिर रिपीट किया है कि सेक्शन 8 में ये बोलने मांगता है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनी कमेटी होल्ड करेगा ताकि वो इंक्वायरी और रिकमेंड करे फिक्सेशन, या फिर दूसरा मेथड क्या है बताइए? दूसरा मेथड क्या है? बाय नोटिफिकेशन। तो मैं आपको प्रॉपर वे में लिखा देता हूँ, आप कॉपी निकालिए, लिखिए अच्छी तरह। एग्जाम में अगर आ गया प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस, तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है? चलिए लिखिए। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम, क्या बताइए? वेजेस। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, कि मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, ठीक है? हेडिंग दे दिए, लिखिए सेक्शन 8 ऑफ द कोड, सेक्शन 8 ऑफ द कोड states the provision for fixing and revising minimum wages, फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग व्हाट बताइए? मिनिमम वेजेस, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप दिए। नेक्स्ट पैरा में लिखिए मिनिमम वेजेस must be fixed by appropriate government by following two methods. By following नंबर 1 मेथड क्या है बताइए? नंबर 1 मेथड का नाम बताइए। कमेटी मेथड। नंबर 1 मेथड कमेटी मेथड। यहाँ इसके अंदर लिखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट as many committee which is required to conduct inquiry and recommend minimum wages. And recommend what बोलो? Minimum wages. दूसरा मेथड क्या बताइए? नोटिफिकेशन मेथड। यहाँ पे लिखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन पब्लिश its proposal
to the person who are likely to get affected appropriate government can publish its proposal to the person who are likely to get affected and specifying at least क्या बताइए 2 months from the date of notification. Appropriate government can publish its proposal to the person who are likely to get affected and specifying at least 2 months from the date of notification, waiting for their representation. डन। इस लाइन का मतलब समझा? यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही एक मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगा और थ्रू नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगा और वेट करेगा उन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन है क्या इस मिनिमम वेजेस से रिलेटेड। तो 2 मेथड हुआ। एक मेथड क्या हुआ बताइए? कमिटी मेथड। और एक मेथड क्या हुआ? ठीक है। तो ये आप जो लिखे ये इसको एक नंबर 1 पॉइंट हुआ, ये पूरा समझ आया? पैरा चेंज करके नंबर 1 ही हुआ। ये नंबर 1 कैसे हुआ? पहले क्या लिखे? शुरू से कैसे शुरू किया? सेक्शन 8, तो वो वही वाला नंबर 1 हुआ। नंबर 1 का यही है सब। हाँ, नंबर 1 का ए बी सब पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1 समझ आया? जो शुरू किया सेक्शन 8 लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय 2 मेथड्स, वो नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब नंबर 2 लिखोगे। नंबर 2 लिखोगे। ये देखो, नंबर 2 लिखोगे। लिखो नंबर 2 लिखो। कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ equal representative of employer and employee. Representative of employer and employee. Employer and employee. Equal representative of what? बोलो? Employer and employee and independent person not exceeding 1/3 of total members। हम लोग ये एक्चुअल में कौन सा लॉ रिलेटेड पढ़ रहे? कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस। लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? बोनस। आज क्या पढ़ रहे हैं? मिनिमम वेजेस। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है। 3 ही है इसमें, 3 में ही एक आएगा। ये वाला आ चुका है, फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं। रिपीट हुआ तो फिर रोना हो जाएगा। फिर लिखोगे ये कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन, ये पूरा लिखोगे 3 और 4 तक।
हम लोग को ये पता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमेटी बना सकता है और कमेटी के फॉर्म में भी वेजेस फिक्स कर सकता है, ठीक है। कमेटी का 2 काम है, बताइए तो क्या? इंक्वायरी करना और रिकमेंडेशन देना। तो जो भी रिकमेंडेशन कमेटी देगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कमेटी कितना महीना में रिकमेंडेशन देगा? विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और फिक्स कर देंगे वेजेस, जो एप्लीकेबल हो जाएगा 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हर 5-5 साल में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं लिखवा देता हूँ। ये आपका कौन सा पॉइंट नंबर हुआ बताइए? ये वाला पॉइंट 5 नंबर तक पॉइंट हो गया ना, ठीक है। ठीक है, 5 नंबर लिखिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स अ appropriate government shall fix a minimum rate of wages a for time work for कैसे बताइए? टाइम वर्क के पास ऐसे लिखिएगा, टाइम वर्क के पास ऐसे लिखिएगा, आवर, डे या फिर मंथ, है कि नहीं? टाइम का मतलब यही टाइम ना, आइदर डे, आवर या मंथ, ठीक है। फिर नंबर 2 फॉर पीस वर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट for the purpose of fixation of minimum rate of wages shall take into account the skill of the workers, required for work under certain categories. डन बच्चा लोग? एक सेकंड, ये आपका पूरा स्टेप खत्म हो जाता है। फॉर व्हाट? प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद अब मिनिमम वेजेस के अंदर और 2-3 पॉइंट है वो लिखेंगे, उसका हेडिंग देंगे आप। जैसे इसका हेडिंग दिए थे प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस, इसका हेडिंग देंगे मिसलेनियस, क्या बताइए? पॉइंट्स, मिसलेनियस पॉइंट्स,
मिसलेनियस पॉइंट्स। लिखिए यहाँ से थर्ड वाला पॉइंट से लिखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फिक्स फ्लोर वेज for different geographical area before fixation of floor wage। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगा बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसल्ट एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। डन? कोई दिक्कत इस पूरे पोर्शन में आपको? फ्लोर वेज का मतलब समझ आ गया ना? मैंने बताया आप मिनिमम वेज फिक्स कर रहे हैं लेकिन फ्लोर वेज के नीचे आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। डन? ये कॉपी करिए मिसलेनियस पॉइंट के अंदर ही। ये बहुत कॉमन सेंस था कि वो फिक्स करेगा वेजेस एंड एवरीथिंग। तो अब आपका मिनिमम वेजेस ख़त्म हो जाता है। मिनिमम वेजेस क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ जो आपको बस मैं अंडरलाइन करवाना चाहता हूँ, मतलब मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये देखिए। आपको याद है लास्ट लाइन आप लिखे ओवर टाइम वेजेस भी फिक्स करेगा कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लिखे ना अभी, ओवर टाइम वेजेस फिक्स करेगा। तो बोल रहे हैं the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at a overtime rate which shall not be the twice the amount of normal rate of wages। तो overtime कितना मिलना चाहिए? twice the normal rate of wages। जिस रेट में तुमको वेजेस मिलता है उसके ट्वाइस ही तुमको क्या मिलेगा? ओवर टाइम वेजेस। तो ओवर टाइम जहाँ लिखे हो ना, या फिर ब्रैकेट दे के खाली इतना ही लाइन लिख दो, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लिख दो ताकि तुम एमसीक्यू निकाल पाओ। ये वाला डन बच्चा लोग? अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो। ये क्या कंप्लीट हो गया? मिनिमम वेजेस। अब हेडिंग दे दो पेमेंट ऑफ वेजेस। तीन तरह का लॉ कवर किया, बताइए क्या क्या? बोनस, मिनिमम वेजेस और पेमेंट ऑफ वेजेस। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस हेडिंग दे दो। ठीक है, अब उसमें नंबर 1 लिखो। पेमेंट ऑफ वेजेस को हेडिंग देके नंबर 1 लिखो। याद रखना नंबर 1 में ऐसे लिखना सेक्शन 15। क्या लिखना? सेक्शन 15। हेडिंग क्या दियो? पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस मस्ट बी paid in currency notes or coins
और बाय क्या बताइए, चेक, प्रोवाइडेड दैट appropriate government can notify, हाँ हाँ कॉइन में भी पेमेंट होता है, और बाई चेक, प्रोवाइडेड दैट appropriate government can notify establishments the employer of which must pay wages only by क्या बताइए, चेक। नॉर्मली पेमेंट ऑफ वेजेस किस में होना चाहिए, करेंसी नोट्स, कॉइन्स या चेक, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके कुछ इस्टेब्लिशमेंट को मैंडेटरी बोल सकता है कि तुमको वेजेस का पेमेंट हमेशा से किस में करना है, बताओ, थ्रू चेक में। क्लियर हुआ? ये बोलता है सेक्शन 15। ये क्या बोलता है बताओ, सेक्शन 15। डन है। सेक्शन 15 ऑफ व्हाट, कोड ऑन वेजेस। यहाँ तक कॉपी किया बच्चा लोग? डन है। अब हम लोग इसको बहुत ही इजी वे में यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये देखिए, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 को बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं यहाँ लिखा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कोड ऑन वेजेस कंप्लीट होने में 15 मिनट लगेगा और ये पूरा वेजेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जितना मैं पढ़ाया हूँ प्लीज़ आप उतना पढ़ के जाएंगे, एमसीक्यूज वगैरह सब इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इधर देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 16 क्या बताता है बोलो तो, वेज पीरियड के बारे में। वेज पीरियड कैसे फिक्स हो सकता है, डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हो, फोर्टनाइट बेसिस पे आप बता सकते हो, या फिर आप फिक्स कर सकते हो किस बेसिस पे बताइए, मंथली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस में कैसे पेमेंट होता है, एट द एंड ऑफ शिफ्ट, जब समय ख़त्म होता है आपका पर डे का तब पेमेंट कर सकते हो। वीकली बेसिस में क्या होता है बोलो, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टनाइट? फोर्टनाइट का मतलब सुने आज तक? फोर्टनाइट का मतलब था 2 हफ्तों के बाद। 2 हफ्तों को क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 2 हफ्तों को क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट, यानी कि 2 वीक्स 14 डेज, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। तो बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे, आफ्टर द एंड ऑफ व्हाट, फोर्टनाइट। तुम्हारा 2 हफ्ता जब खत्म हो रहा है उसके 2 दिन तक आपको पेमेंट कर देना है। समझ आ रहा है क्या लिखा है, बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे, आफ्टर द एंड ऑफ फोर्टनाइट। एम आई क्लियर विद दिस? और मंथली बेसिस में कब करना है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लो 3, ऐसे समझो ताकि समझ आए। मान लो 14 जनवरी का काम का पेमेंट कब हो जाना चाहिए, 14 जनवरी के ही समय, एंड ऑफ शिफ्ट, ठीक है। वीकली बेसिस हुआ तो 1 वीक का जो खत्म लास्ट वीक रहेगा, लास्ट वीक का जो लास्ट वर्किंग डे रहेगा उस दिन पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे, आफ्टर द एंड ऑफ फोर्टनाइट। जैसे 14 जनवरी फोर्टनाइट का एंड हुआ, 2 हफ्ता, 1 से 7, 7 से 14, समझा, फोर्टनाइट 2 हफ्ता। पेमेंट कब हो जाना चाहिए, 16 जन तक, इसके ख़त्म होने तक, ठीक है। और अगर मंथ वाइज चलो, मान लो जनवरी मंथ का पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए, 7 फेब तक। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपने एक साथ पढ़ा। आपने पढ़ा क्या, वेज पीरियड और टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। भैया एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा 3 से 4 मार्क्स का, अगर पूछना हो कि व्हाट आर द टाइम पीरियड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, तो तुमको ऐसे ही लिख के लेना पड़ेगा। इफ वर्कर इज वर्किंग ऑन डेली बेसिस, पेमेंट ऑफ वेजेस मस्ट बी एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, ठीक है। इफ वर्कर इज वर्किंग ऑन वीकली बेसिस, द पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक।
एम आई क्लियर विद दिस? देखो अगर तुमको ये मेथड समझ नहीं आएगा तो तुम ये मेथड लर्न नहीं कर पाओगे। 16. The employer shall fix the wage period for employee either as a daily, weekly, fortnightly or monthly. ठीक है, subject to the condition no wage period in respect of each employee shall be more than a month. आप 3-4 महीना का बाद तक का वेज एक साथ नहीं दे सकते, मंथली लास्ट, आइदर डेली दो या फिर वीकली दो या फिर फोर्टनाइटली दो या फिर मंथली दो। डन है। अब देखो टाइम लिमिट क्या है, डेली बेसिस पे कब, एंड ऑफ द शिफ्ट, वीकली बेसिस पे लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, फोर्टनाइट बेसिस पे सेकेंड डे की खत्म, मंथली बेसिस पे एक्सपायरी ऑफ 7 डे फ्रॉम द सक्सीडिंग मंथ। समझ आ रहा है? तो मैं जो लिखा हूँ ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा लर्न करने के लिए, ठीक है? क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ तक कॉपी करेंगे पहले, कॉपी करेंगे। डन। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? देखो क्या बोल रहा है, अगर एम्प्लॉय हैज़ बिन रिमूव्ड या डिसमिस्ड, निकाल दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम सर्विस, या रिजाइंड हो गया है, या फिर अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू क्लोजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, धंधा बंद होने के कारण, ठीक है, या कोई और कारण से रिमूव्ड या डिसमिस हो गया है, उस केस में उस इंसान को वेज मिल जाना चाहिए विद इन कितना वर्किंग डेज में बताइए? 2 वर्किंग डेज में। आज रिमूव किया हो तो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में, आज स्टैब्लिशमेंट बंद हुआ है तो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज में, ठीक है? ये भी कॉपी कर लीजिए। कर लिया क्या ये कॉपी? कर लीजिए। डन, कॉपीड, ओके। चलो ये हेडिंग दिख रहा है, क्या लिखा बोलो तो? डिडक्शन विच मस्ट विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। क्या कोई वेजेस से हम लोग डिडक्शन कर सकते हैं? क्या वेज को माइनस कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल बोलता है क्या बताओ तो, कि आप कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते वेजेस से, आप वेजेस से कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं कर सकते। बट इसका कुछ क्या है बताओ, एक्सेप्शनल रूल है कि कब आप डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय, बोलने का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय कुछ पेमेंट दिया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे चीज़ में आपको मैंने यहाँ तक सारा कवर कर दिया है, ठीक है? ये वही बोलने चाह रहा है जो हम लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ सेक्शन 18 है जो ये बोलता है क्या डिडक्शन वेजेस से हो सकता है, क्या डिडक्शन वेजेस से हो सकता है? नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि डिडक्शन वेजेस से नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ये देखिए इसका एक्सेप्शंस, ठीक है? इसका एक्सेप्शन देख के आपको नींद आ जाएगा कि इसका एक्सेप्शन ऐसा क्यों है, ठीक है? और इसमें ही सिर्फ 2 सेक्शन है और कुछ नहीं है, समझ आ रहा है? अब आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा जैसे कि मैं लिखा हूँ, एक्सेप्शनल रूल। मैंने क्या लिखा बताइए? एक्सेप्शनल रूल। तो सबसे पहला एक्सेप्शनल रूल में आता है पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए? एम्प्लॉयर। मतलब कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर दे रहा है समय से पहले तो वो उसका डिडक्शंस कर सकता है, ठीक है? नंबर 2, फाइन इम्पोज्ड ऑन हिम। मान लीजिए एम्प्लॉय पे कोई फाइन लगा है, ठीक है, कोई भी कारण से उस पर फाइन लगा है, तो हम लोग उसके वेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। बोलने का मतलब फाइन उसके वेजेस से ही कट कर सकते हैं, ठीक है? नंबर 3, अगर वो अपने ड्यूटी से एब्सेंट है तो यस हम लोग उसके वेजेस को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है? लॉस ऑफ गुड्स और लॉस ऑफ मनी विच इज़ इन कस्टडी ऑफ किसका? एम्प्लॉय का। लॉस ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। अगर एम्प्लॉय के पास कोई गुड्स था, कोई मनी था,
उसके कस्टडी में, और उसके नेग्लिजेंस के कारण वो गुड्स क्या हो चुका है, बोलो लॉस्ट हो चुका है, तो उस इक्विवेलेंट तक हम उसके वेजेस को क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम डिडक्ट कर सकते हैं फॉर हाउस एकोमोडेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। बोलने का मतलब है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने का जगह देता है तो उसके हाउस एकोमोडेशन के जो जगह मिला है उस पर भी हम उसके वेजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? मैक्सिमम डिडक्शन वेजेस का तुम कितना कर सकते हो बताओ तो? 50% ऑफ वेजेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिडक्शन के नाम पे तुम साला उसका 100% वेजेस उड़ा दिया, वैसा तुम डिडक्शन नहीं कर सकता। मैक्सिमम डिडक्शन कितना कर सकता है बोलो? 50%। मैक्सिमम फाइन तुम उस पर कितना लगा सकता है बताओ? 3% ऑफ द वेजेस। नो फाइन फॉर पर्सन हुज एज इज अंडर, बोलो 15। फाइन मस्ट बी रिकवर्ड विद इन कितना दिन? 90 डेज। एम आई क्लियर विद दिस? फाइन अगर लगाना है तो कितना परसेंट लगा सकते हो? 3% मैक्सिमम। और 15 साल के अगर नीचे किसी का एज है तो उस पर फाइन नहीं लगेगा, और अगर फाइन लगा है तो रिकवर कितना दिन में कर सकते हो? 90 दिन में। और मैक्सिमम कितना डिडक्शन कर सकते हो वेजेस का? 50%। एम आई क्लियर विद दिस? चलिए हेडिंग दीजिए और लिखिए, इसका सेक्शन बताएंगे आप? वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, एक बार इधर देखिए, फिर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है, फाइन इम्पोज्ड, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, डैमेजेस और लॉस ऑफ गुड्स, हाउस अकोमोडेशंस, कोई भी तरह का अदर एम्यूनिटी जो दे रहे उस कारण भी, रिकवरी करते वक्त एडवांसेस, कोई भी तरह का लोन्स। ठीक है, इनकम टैक्स स्टैट्यूटरी लेवल। आप लिखिए, मैं इसको अच्छा से आपको लिखा देता हूँ। आप हेडिंग दीजिए, आप हेडिंग दीजिए। हेडिंग क्या देंगे बताइए? डिडक्शन विच मे नॉट बी, डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, सेक्शन 18। ये कॉपी करिए पहले, समझ आया आप लोगों को? इसको स्टार दीजिएगा ये क्वेश्चन को, बिकॉज अगर उन लोग पूछा तो वो लोग इससे पूछेगा कि व्हाट आर द डिडक्शंस जो वेजेस से मिलना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसके बाद एक ही पोर्शन बचता है, कुछ वो एडवाइजरी बोर्ड है ना, एडवाइजरी बोर्ड, उसके पावर्स, बाकी अपना ये वेज कोड हो गया। टोटल 2 क्लासेस का, पहला क्लास किया हुआ है ना तुम लोगों का बोनस का? तेरा किया हुआ है रे? भाग बे, डाल दिए पब्लिक करके, रिवीजन है वो। रिवीजन है, ओरिजिनल वाला ले लो। डन है? ई तक लिखा ना? ई के बाद रुक जाओ और 1-2 पॉइंट लिखा देते। डन है? बाई चांस इस लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया ना तो थोड़ा और लिखोगे, मार्क्स मिलेगा। डन है? ई तक लिखा गया? चलो लिखो। Deduction can be made if any payment levied by central government is payable by the employee, Example, income tax एक्सेट्रा। बोलने का मतलब समझा? कि अगर कोई भी पेमेंट लेवी किया गया किसके द्वारा?
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लेविड किया गया, और वो पेमेंट अगर अभी तक आप मेड नहीं किए हो तो आपके वेजेस क्या हो सकता है, डिडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन granted for house building approved by appropriate government. House building approved by appropriate government. डन। बस, तो ये सब अगर आपका बाकी है तो आपके वेजेस से डिडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया ना मिनिमम और मैक्सिमम वेजेस कितना डिडक्शन होगा, बताओ मैक्सिमम कितना वेजेस, क्लियर है? अच्छा, और एक काम करो, 1-2 पॉइंट और लिख लो सेफ्टी साइड डिडक्शंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है ना, तो और 1-2 पॉइंट लिख लो। इधर देखो, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस sustained by the railway administration. Sustained by railway administrations where such loss is directly attributable to his neglect or default. जितना मार्क किया उतना। डन, बस इतना लिखो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये लाइन भी लिख देना, एम्प्लॉयर शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, लिख लो। डन, ठीक है। बोलने का मतलब है, 4th नंबर बोलने का मतलब है एम्प्लॉयर डिडक्शन किया बट डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को कोई भी कारण से, तो उसके लिए एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। डन है। अच्छा, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3% ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का फ़ाइन इम्पोज नहीं होना चाहिए 15 साल के नीचे, ठीक है। और कोई भी फ़ाइन रिकवर हो जाना चाहिए 90 डेज़ में, ठीक है ना। MCQ के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन 26 से तो हम लोग ने कवर कर लिया था, क्या बताइए, बोनस को।
और इसको पूरा बोनस को कवर करने के बाद सेट ऑफ सेट ऑन ये सब होने के बाद जो अभी हमको इसमें आपको ध्यान से समझाना है वो एक चीज़ ही है जिससे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, वो है अभी तक आप कितना बड़ा क्वेश्चन इससे प्रिपेयर कर लिए बताइए। एक बोनस से किए, ओके अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट डिस्कशन रहेगा अपना, कुछ मिसलेनियस सेक्शन रहेगा, ठीक है, जो अपने कोड ऑन वेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो एक्ट वाइज आप पढ़ लिए थे, मतलब पोर्शन वाइज, एक पढ़े आप बोनस, दूसरा क्या पढ़े मिनिमम वेजेस, तीसरा आप क्या पढ़े पेमेंट ऑफ वेजेस। मिनिमम वेजेस से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, दैट इज़ प्रोसीजर ऑफ फिक्सेशन ऑफ वेजेस। इससे जो अभी आप इसके पहले पढ़े उसे एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है रिलेटेड टू व्हाट, बताइए, और डिडक्शन कब होना चाहिए उसके वजह से, और यहाँ से कुछ एडवाइजरी बॉडी बोर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है। अब इस कोड में देखिए क्या बोला है, इस कोड मतलब कौन सा कोड, कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस में क्या बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगा कमेटी, एक का नाम रहेगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, दो तो एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा, एक बनाएगा क्या बताइए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, एक बनाएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और एक बनेगा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, क्या बताइए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। अब जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा आपको उस हिसाब से मेरे साथ लर्न करना है, ठीक है। आप कॉपी में हेडिंग दे दो सेक्शन 42, डन है, क्या लिखे बोलो, सेक्शन 42। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे सेक्शन 42, इस सेक्शन 42 का दो हिस्सा करोगे, एक हिस्सा करोगे यहाँ पे लिखोगे क्या बताओ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, दूसरे तरफ लिखोगे ठीक है। अब इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में पर्सन रहता है जो नॉमिनेटेड बाय कौन रहता, बोलो बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेंट्रल एडवाइजरी पर्सन वो रहता है जो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, किस लिए रहता है, फॉर एडवाइजिंग, किसके रिलेटेड बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखे बोलो? कॉम्पोजिशन कौन कौन रहेगा? इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, बताओ किसका? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। उसके बाद एनी गैस प्लीज, एनी गैस करो। इंडिपेंडेंट पर्सन याद आ रहा है? पढ़ कर आए ना अभी कमिटी में? अभी कमिटी वाला पढ़ रहे थे ना, उसमें भी था ना इंडिपेंडेंट पर्सन। भूल गया तुम लोग? अभी जस्ट पढ़ा, पीछे जाओ, अभी पढ़ा, अभी आज ही इसी वक्त कमिटी बना रहा था, कमिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव लिखा था। कई सारे रे तुम लोग, याद आया? मिनिमम वेजेस मेरे बाबा, मिनिमम वेजेस का शायद पॉइंट नंबर 2 समझ आ रहा है? तो उसके साथ क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट पर्सन, है ना? लिखो, यहाँ पे भी आके लिखो नंबर 2। नंबर 2 और कौन रहेगा बोलो? इंडिपेंडेंट पर्सन, शॉर्ट फॉर्म में आईपी ले रहे, ठीक है? कितना रहेगा? 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ बोर्ड। ठीक है, डन। और नंबर 3 जो एडिशन हुआ है, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट nominated by central government। तरीका डन है। अब सुनो, ये पूरे बिरादरी में, ठीक है, 1/3 ऑफ द members shall be women। समझ आ रहा है? तुम जो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर रख रहे हो, एम्प्लॉई रख रहे हो, जो 5 रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें से 1/3 कौन होनी चाहिए बताओ? महिला होनी चाहिए। लिखोगे कैसे? ये लिखो कॉम्पोजिशन में 1 2 3। हाँ, अब 1 2 3 लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के, मतलब पैरा चेंज करके लिखो। लिखो above mentioned members above mentioned members shall कौन जात का रो रहा है साला? shall be 1/3 shall be 1/3 ब्रैकेट में लिखोगे वुमेन। वुमेन वुमेन वो आता है ना मीम, वुमेन वैसा वाला। डन। अब ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ताकि फिर पगलाना मत। अब ये वाला पॉइंट लिखे हो ना, इंडिपेंडेंट पर्सन,
1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द बोर्ड। लिखे हो कि नहीं लिखे हो? यस और नो? समझ आ रहे हैं? अब देखो, इसी में से एक जन बनेगा, क्या बताओ? चेयरपर्सन। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन में से ही कोई एक जन क्या बनेगा? चेयरपर्सन एडवाइजरी बोर्ड का। समझ आ रहे हैं? और बस, और क्या, दोनों तो बता दिए। डन है। इसको लिखोगे कैसे? लिख लो, among the independent person, among the independent person, among the independent person, central government will appoint one member as the chairperson of the board. As the what बोलो? Chairperson of the board. Am I clear with this? Sure हुआ? अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं सब कुछ आपको किससे रिलेटेड एक्सप्लेन किया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से। डन है। अब सुनो, यहाँ लिखा है ना कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा? एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये लिखने के बाद यहाँ लिखोगे मैटर्स टू बी एडवाइज्ड बाय बोर्ड। कौन सा बोर्ड? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। नंबर 1, जो मैटर वो एडवाइस करेगा। नंबर 1 बताओ तो क्या क्या करेगा, बताओ। नंबर 1, फिक्सेशन और रिवीजन, फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ व्हाट? मिनिमम वेजेस। फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ व्हाट बताओ? मिनिमम वेजेस। फिर नंबर 2, प्रोवाइडिंग increasing employment, providing increasing employment opportunities for women, डन है। नंबर 3, the extent of which एक्सटेंट क्या लिखा है? एक्सटेंट ऑफ लिखा है क्या? ऑफ मत करो, एक्सटेंट टू विच लिखो। एक्सटेंट टू विच वुमेन में बी एम्प्लॉयड in such establishments। ठीक है, लास्ट लिखो, लास्ट लिखो। लास्ट लिखो, एनी अदर मैटर relating to this code। ठीक है, बस। सो ये सारा मैटर्स है जो वो फॉलो, मतलब एडवाइजरी बोर्ड दे सकता है। डन है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, वो मिनिमम वेजेस फिक्स करेगा और रिवाइज करेगा, वो वुमेन को कहाँ कहाँ नौकरी मिलना चाहिए वो बताएगा, और किस पोजीशन तक और कितना वुमेन को मिलना चाहिए बताएगा, और कोई भी अदर मैटर जो स्पेसिफाई किया वो सब बताएगा। डन है। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं किसका, बताइए? स्टेट बताओ,
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का, तो देखो एक सेकेंड, बात करूं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का, तो जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, यहाँ पे जो भी पर्सन रहता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में, वो किस लिए रहता है? फॉर एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो मैटर्स है ना, मैटर्स वो एकदम सेम है, ठीक है? जिस मैटर पे वो एडवाइस करेगा स्टेट को, वो एकदम सेम है, ठीक है? वो पूरा का पूरा मैटर एकदम सेम है। और ये जो कॉम्पोजिशंस है ना, कॉम्पोजिशंस जो है उसका ये दोनों हिस्सा एकदम सेम है स्टेट एडवाइजरी बॉडी में। Am I clear with this? Are we through with this? Yes or no? एकदम पूरा सेम है, बाकी सब आपका ये एडवाइजरी बोर्ड का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है। डन है? जैसा स्टेट का था, सॉरी सेंट्रल का था, वैसे ही पूरा उसके तरह है। और इसमें से आप कुछ और मत पढ़ना, आपका कोड ऑन वेजेस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है? डन अच्छी तरह से। सो आपका कोड ऑन